आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे, यानी नारीवादी उपागम के विषय में बात करेंगे। नारीवाद क्या है, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और ये देखा था कि जहाँ सेक्स एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, तो वहीं जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और लैंगिक आधार पर विश्व दो भागों में बटा है, ये हम लोगों ने देखा था। फेमिनिज्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पोस्ट कोल्ड वॉर उसका आरंभ होता है। यद्यपि नारीवाद एज सच ये पिछले लगभग 100 वर्षों से इसको हम देखते हैं काम करते हुए, और पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था और मैंने आपको मटेरियल भी शेयर किया था कि फेमिनिज्म की जो मीनिंग है, इसके अलावा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म और सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। फर्स्ट वेव जो बहुत इनिशियल तौर पे थी, सेकंड वेव जिसमें राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई, और थर्ड वेव में और भी गहराई की बात की गई, यानी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी इस समय इसको इशू को उठाया जाने लगा, मैरिटल रेप का इशू उठाया जाने लगा, ग्लास सीलिंग फॉर वर्किंग विमेन, इन इश्यूज पर भी बात की जाने लगी, क्योंकि अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही थी और काम कर रही थी। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि फेमिनिज्म में बहुत सारे ब्रांचेस कह लीजिए या बहुत सारे नजरिए दिखाई देने लगते हैं, और जहाँ एक और रेडिकल फेमिनिज्म दिखाई देता है जो परिवर्तन की बात करता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी है, इसके अलावा इको फेमिनिज्म भी है, जिसकी कुछ परिभाषाएं मैंने आपके साथ शेयर की थी, उनको आप अवश्य पढ़ लें क्योंकि वो एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। जब हम फेमिनिज्म को जान लें, नारीवाद को जब हम समझ लेते हैं, तभी हम उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे प्रयोग किया गया उसको जान सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने के कई अप्रोचेस हैं, जो यथार्थवाद भी है और लिबरलिज्म भी है, उदारवाद भी है और मार्क्सवादी उपागम भी थे, और ये भी हमने देखा था कि क्रिटिकल थ्योरीज आई इसके बाद, जिन्होंने इन सभी सिद्धांतों की आलोचना की और एक पैराडाइम शिफ्ट की बात की कि कैसे हमें अपने अध्ययन का नज़रिया बदलना होगा और केवल एक पर फोकस, जैसे पावर और नेशनल इंटरेस्ट इत्यादि पर फोकस करने की जगह, सिक्योरिटी जो डिलेमा है उस पर फोकस करने की जगह हमको ह्यूमन सिक्योरिटी पर बल देना चाहिए। इसी क्रम में नारीवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जन्म लेता है और हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। अभी तक जितने अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़े थे उसमें हमने देखा कि एक यूनिडायमेंशनल अप्रोच को अपनाया गया था। द फोकस वॉज वेरी यूनिडायमेंशनल जब हम इंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं उस समय, यानी हम जब स्टेट्स के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो हम पावर की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, और ये सभी शब्द कहीं ना कहीं एक मैस्कुलिन जो एस्पेक्ट है उसको अंडरलाइन करते हैं। और इसी आधार पर आगे जाकर नारीवादी जो विचारक थे उन्होंने इन सिद्धांतों की विशेष रूप से रियलिज्म की आलोचना की, और उनका कहना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो पढ़ने का नज़रिया होना चाहिए वो यूनिडायमेंशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, और ये भी देखना चाहिए कि कैसे विश्व में परिवर्तन किया जा सकता है जब हम अपने विचारों को जेंडर से फ्री करके पढ़ें। क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ते हैं युद्ध के बारे में हमने पढ़ा, हमने पावर के बारे में पढ़ा, तो हम ऐसे बातों को पढ़ रहे थे which were considered very masculine. Now it was said that the focus should be on
those characteristics which are also there but they have been ignored. जो मैस्कुलिन जेंडर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एसोसिएट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर से, वो है, ये माना जाता है कि जो मेन हैं दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, रैशनल, दे यूज रीजन, दे आर मोर कॉम्पिटिटिव, दे हैव मोर स्ट्रेंथ, करेज, दे आर असर्टिव, और पब्लिक में वो ज़्यादा आउटवर्डली होते हैं और साथ ही साथ वो आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरी ओर जब हम फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक जुड़ी होती है फेमिनिस्ट थॉट से, उसको हम कैसा मानते हैं कि वो सब्जेक्टिव होते हैं, इमोशन उसमें बहुत होता है, वो एम्पैथी का इस्तेमाल करती हैं, and they relate to an object or a person. Then women are considered to be nurturing, कि वो देखभाल करती हैं, वो खाना बनाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनमें नेचर ने ही एक ये गुण दिया है कि वे मदरली होती है और नर्चर करती है। They are more sensitive, and while men are public, more outwardly, women are प्राइवेट एंड इनवर्डली, वो अंतर्मुखी होती हैं, ज़्यादा नहीं बोलती हैं, कम बोलती हैं, पब्लिक में नहीं आती हैं। और इसीलिए एक पुस्तक ही लिख दी गई, एक स्लोगन ही दे दिया गया कि प्राइवेट इज़ पब्लिक, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि प्राइवेट के नाम पर स्त्रियों का शोषण हो रहा था। तो यही चीज़ फिर इंटरनेशनल रिलेशन में आई जब कहा गया कि जो भी कुछ प्राइवेट है वो इंटरनेशनल है। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, वो समाज बनाता है। जब बच्चा पैदा होता है वो एक लड़का या लड़की होता है, लेकिन उसको लैंगिक जो विभेद है वो समाज के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो लड़का होता है तो उसको खेलने के लिए कार दी जाएगी, एरोप्लेन दिया जाएगा, सिपाही दिया जाएगा, इस तरीके के खिलौने दिए जाते हैं। लड़की होती है तो उसको डॉल दी जाती है, उसको इस तरीके के खिलौने दिए जाते हैं जो माना जाता है कि लड़कियां उससे ज़्यादा खेलती हैं, पसंद करती हैं, विशेष रूप से डॉल जैसी चीज़ें दी जाती हैं। कलर्स ही डिवाइड हो जाते हैं, बच्चा पैदा भी नहीं होता है उसके पहले ही लड़का है तो ब्लू और लड़की है तो पिंक कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा ट्रेंड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। इसी तरीके से अगर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखें तो वहाँ पे भी जेंडर जो कंस्ट्रक्ट है वो दिखाई देता था, जिसको अभी काफ़ी कुछ करेक्ट किया गया है विरोध के पश्चात। जैसे जो लड़की होती थी तो उसके लिए जब उसको पिक्चर्स में दिखाया जाता था तो डॉक्टर लड़की होगी, नर्स लड़की होगी, लड़का जो है वो इंजीनियर के रूप में दिखाया जाएगा, वो एक पायलट के रूप में दिखाया जाएगा। और दूसरी ओर जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको नर्चरिंग वाले रोल दिखाए जाते थे। अगर बच्ची बीमार है, बच्चा एक बीमार है किसी कहानी में, तो माँ उसकी सेवा करेगी, थर्मामीटर मुंह में लगाएगी। कविताएं ऐसी बनाई गई, जैसे मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था एक कविता के जब लड़के की बात है तो दीपू लाया एक पतंग, तो दीपू जो है वो पतंग उड़ाएगा, और लड़की क्या करेगी, लड़की के लिए कहानी बनी, कविता बनी, मेरी गुड़िया है बीमार, तो लड़की की गुड़िया बीमार है और फिर वो उसका इलाज करा रही है। तो ये जो भेद था वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में, हमारी कविताओं में ये इस प्रकार से मौजूद था, और इसको दूर कराने के लिए, लिटरेचर में इस विभेद को दूर कराने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया नारीवादियों के द्वारा। तो महिलाओं के काम प्रायः कैसे होते हैं, जो घर के अंदर होते हैं, हाउस होल्ड वर्क वो करती हैं, और उनके काम का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है ऐसा माना जाता है। और ये जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है
वो पावर इक्वेशन को भी चेंज कर देता है। नतीजा क्या है कि घर में किसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी? जो मेल मेंबर है उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि स्त्री जो भी काम कर रही है यद्यपि वो प्रोडक्टिव है लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं आंकी जाती है, और इस वजह से घर के अंदर से लेकर बाहर तक स्त्री को शक्ति का प्रयोग करने का मौका नहीं दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये जो शोषण है ये एक हायरार्किकल तरीके से किया जाता है घर के अंदर, और धीरे धीरे बाहर आता है। समाज में भी इसी प्रकार से होता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो विमेन हमने देखा कि उनका दायरा जो है वो घर के अंदर है, और while men are more political, women are not expected that they would be vocal and political. अगर हम आगे बात करें तो हम फेमिनिस्ट अप्रोच को के माध्यम से हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने की कोशिश करें, then what we see is that feminists say that personal is political, and they say that sex, that is male or female, is a biological factor, but gender, that is men and women, are social construct. In fact, it is said that women are not born, they are made. उनको बनाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है। लड़की जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको बताया जाता है कि कैसे उसको बात करनी है, कैसे उसको बैठना है, कैसे उठना है, कैसे हंसना है। घर के बाहर के खेल प्रायः लड़कियों के बंद कर दिए जाते हैं 12-13 साल के होते होते। उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बता दिए जाते हैं, और दूसरी ओर लड़के के लिए एक अलग प्रकार की अपब्रिंगिंग तय की जाती है। वो ज़्यादा समय तक घर के बाहर रह सकता है। यहाँ तक भी कहा जाता है अगर लड़का रोता है तो उसको कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट men and women although they are born as male and female. फिर अगर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हम देखें इंटरनेशनल रिलेशन को या पॉलिटिक्स को, देन व्हाट वी सी दैट सोसाइटी जो है उसमें जेंडर के आधार पर डिवीजन होता है। दैट इज देयर इज अ जेंडर डिवीजन ऑफ सोसाइटी, एंड इसमें हम पावर को देखते हैं कंसंट्रेट होते हुए मेन के हाथों में। जब हम जेंडर डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तब हम किसकी और बात करते हैं? हायरार्की की बात करते हैं, जहाँ पर पैट्रियार्की की हम बात करते हैं। हायरार्की का मतलब है कि घर में भी हम देखते हैं, घर से लेकर समाज से लेकर बाहर कि स्त्रियों को दोयम दर्जे पे रखा जाता है। Then there is gender division of labor about which we had talked earlier. Then there is domination and subordination. क्या होता है कि जब स्त्री कोई ऐसे काम नहीं कर रही है जिसका कि उसको पैसा मिल रहा है, घर के अंदर के काम को तो पैसे अर्न करने वाला माना नहीं जाता है, तो नतीजा क्या होता है कि she is subjected to domination and subordination by the male member of the family. हायरार्की में जो उससे ऊपर माना जाता है, मेल का राइट पहले है किसी भी चीज पर, एंड फीमेल क्या है, वुमन क्या है, वो शी इज द अदर, वो इसलिए है क्योंकि मैन है, तो वुमन का अपना वजूद नहीं माना जाता। Then we had also seen that there is a difference between private and public, and while women are expected to be in the house, उनको बाहर बोलने का, काम करने का उतना मौका नहीं दिया जाता है। Men come out and they work, and जो पब्लिक है, जहाँ पे जो सार्वजनिक जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर स्त्रियाँ काम, पुरुष मौजूद होते हैं, स्त्रियाँ नहीं। फिर इसके अलावा पैट्रियार्की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इनफैक्ट जो डोमिनेंस का एक कारण बन जाता है, डोमिनेंस ऑफ मेन ओवर विमेन।
it is maintained by and perpetuated by patriarchal system, patriarchal institutions. But ये कहना गलत होगा कि केवल मेल ही इस पेट्रियार्की का इस्तेमाल करते हैं, पितृसत्ता का इस्तेमाल करते हैं. इनफैक्ट कभी कभी जो घर में सीनियर वुमन मेंबर हैं वो भी पेट्रियार्की का इस्तेमाल करती हुई देखी जा सकती हैं. जैसे एक सीरियल कुछ साल पहले टीवी पर आया करता था, बालिका वधू, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहां पर जो दादी घर की होती हैं, दादी जी, वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करती हैं जैसे कि एक पेट्रियार्क बिहेव करेगा. सो वी कैन सी दैट पेट्रियार्की इंक्लूड्स मैट्रियार्की आल्सो. फिर जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या ग्लोबल जो एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ बोथ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये दीज आर ऑल डायमेंशंस ऑफ मेंस वर्ल्ड in which women are at the receiving end. That is, they are the ones who suffer. They are invisible ones. In fact, ये कहा गया कि where are the women? कहाँ है वो स्त्रियां जो 50% आबादी विश्व की बनाती हैं? वे क्यों नहीं दिखाई देती हैं उन महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां पर निर्णय निर्माण का कार्य किया जाता है? एक समय था, आज तो बहुत परिवर्तन हो गया, एक समय हुआ करता था जब 50% औरतों की पॉपुलेशन होते हुए भी राज्य की राजनीति के अंदर देख लीजिए या वैश्विक स्तर पर महिलाएं बहुत कम थी, 1% भी शायद न रही हो. आज तो लगभग सभी देशों ने महिलाओं को प्रमोट करने के लिए काफी कदम उठाए हैं, जिसमें भारत ने भी रिजर्वेशन किया है महिलाओं के लिए. जैसे पंचायती राज में उसको में बहुत सफलता भी मिली है, यद्यपि कुछ चैलेंजेस भी हैं प्रधानपति के रूप में. इसके अलावा लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए भी पार्टीज अपने स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती हैं कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके. अभी अगर हम प्रेजेंट कैबिनेट की बात करें भारत की, तो हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक जो विदेश मंत्रालय था उसको श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने हेड किया, और इसी तरीके से अभी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इट इज़ हेडेड बाय वुमन ओनली, श्रीमती निर्मला सीतारमण. तो ये तो आज हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आप देखें कि ऐसे कई देश हैं जहां पर अभी तक किसी स्त्री को देश पर शासन करने का मौका ही नहीं मिला है. अमेरिका ही इसका उदाहरण सबसे बढ़िया आपको दिखाई देता है कि कैसे यहाँ पर 200 या 250 साल शायद बीत गए और आज तक वहाँ पर कोई स्त्री राष्ट्रपति नहीं बन पाई. और ये पहली बार है जब अभी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है. वहीं आप अगर एशिया को देख लें, एशिया को तो बहुत अंडर डेवलप्ड माना जाता है, लेकिन श्रीलंका वॉज द फर्स्ट कंट्री विच हैड अ वुमन प्राइम मिनिस्टर, श्रीमावो बंदारनायके. और उसके बाद अगर आप देखें तो भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, म्यांमार में जो विमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने लंबे समय तक काम किया है. अगर बांग्लादेश को देखें तो वहाँ पर बेगम शेख हसीना और खालिदा जिया, इन्हीं के बीच में सत्ता का आदान प्रदान होता रहा है. भारत में भी इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया. बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में भी एक वुमन प्राइम मिनिस्टर हमको दिखाई देती हैं. तो ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ जिनको यूजुअली अंडर डेवलप्ड मानते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्रियाँ राजनीति में शीर्ष पद पर पहुँच पाई, जबकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड स्टेट कंट्री में एक वुमन प्रेसिडेंट अभी तक नहीं बन पाई. यूरोप में ज़रूर ये एग्जाम्पल्स हैं, ब्रिटेन में भी मार्गरेट थैचर के रूप में, और इसके अलावा
जर्मनी में अभी एंजेला मर्केल जो शी इज़ अ वेरी गुड लीडर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अच्छी साख है। तो ये उदाहरण ज़रूर है, लेकिन अगर आप रूस को देख लें, चीन को देख लें, तो यहाँ पर भी अभी कोई फीमेल लीडर्स नहीं दिखाई दी हैं। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में मुझे तो कभी चीन में कोई महिला नेता काम करते हुए नहीं दिखी हैं। तो यूजुअली हम क्या देखते हैं कि कंसेप्शन ऑफ स्टेट इज़ यूजुअली मैस्कुलिन, यानी कि जैसे स्टेट क्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट की बात करते हैं हम, सिक्योरिटी की बात करते हैं हम, पावर की बात करते हैं, इन सभी को हम मैस्कुलिन उसमें डिफाइन करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो विमेन है दे बिकम वेरी इनविजिबल और इनसिग्निफिकेंट इन इंटर-स्टेट रिलेशंस। जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि it is that theory and practice of IR are guided by masculine worldview. In fact, one phrase is there, personal is international. So instead of now saying that private is public, now it was said that personal is international. This is the feminist perspective of international relation. तो feminist perspective of IR ये कहता है कि जो स्टेट है ये पावर, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, ये जो सारी बातें वो करता है, ये जेंडर्ड है एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन मेन, और इट ऑल्सो क्वेश्चंस invisibility and marginalization of women in international relations. It asks where are the women? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहाँ है 50% आबादी वाले लोग, महिलाएं। देन ये भी मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में मिलिटराइजेशन पर बहुत बल दिया गया है। देयर इज ओवर एम्फेसिस ऑन ब्रूट पावर, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट, इन सब पर इतना ज़्यादा बल दिया गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन में महिलाएं पीछे रह जाती हैं, उनको हम आगे आते हुए नहीं देखते हैं। इसके अतिरिक्त फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर कहता है कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। किस पर्सपेक्टिव से? नारीवादी पर्सपेक्टिव से, नारीवादी नज़रिए से उसको हमें रीडिफाइन करना चाहिए। तभी विश्व कैसा बनेगा? ज़्यादा पीसफुल बनेगा, ज़्यादा इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ा हुआ होगा, लोगों में सहयोग होगा, राज्यों में, एंड इट विल बी मोर मॉरल एंड लेस एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण कम होगा, साथ ही साथ इनइक्वालिटी कम होगी, और इस तरीके से एक बेहतर विश्व का निर्माण हो पाएगा। ये मानना है फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव को देने वाले हैं, उनका कहना है कि अगर हम रीडिफाइन करते हैं जो आईआर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आईआर का किन मान्यताओं पर आधारित है और उसका क्या नज़रिया है, क्या पर्सपेक्टिव है। नाउ लेट अस सी कि फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो जो पूर्व में दिए गए हैं उपागम, उनके साथ कैसे अपने को रखता है, यानी जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स हैं आईआर के, रियलिज्म विशेष रूप से, उसको ये कैसे क्रिटिसाइज करता है। बिकॉज हमने ये देखा था कि पोस्ट कोल्ड वॉर ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आए जिन्होंने रियलिज्म और लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया, और उसके क्रिटिसिज्म करते हुए उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को दिया। तो अगर हम फेमिनिस्ट वर्सेस मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर को देखें तो जब इंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है तो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव
क्या कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, इट इज जेंडर न्यूट्रल, जबकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि नहीं, ये हाईली जेंडर्ड है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मेल ओरिएंटेड हैं और हम उसी दृष्टि से सिक्योरिटी, पावर, नेशनल इंटरेस्ट, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट हम फीमेल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. दिस इज ऑल वेरी मेल ओरिएंटेड. दूसरी बात, नेशनल इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव कहता है कि इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर. यथार्थवादी ये मानते हैं कि सभी राज्यों का उद्देश्य है, उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि वो अपनी पावर को बढ़ाएं. जबकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को देने वाले लोग कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल एंड कॉन्टेक्सचुअल एंड इट शुड नॉट बी ऑलवेज एंटागोनिस्टिक. हमेशा लड़ाई की बात हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा पावर की बात नहीं करनी है, हमें ज़रूरत के मुताबिक अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करना है. फिर अगर हम सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, जितने ज़्यादा शस्त्र होंगे उतनी ज़्यादा हमको सुरक्षा मिलेगी. लेकिन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का मानना है कि पावर नहीं बल्कि ह्यूमन सिक्योरिटी की आवश्यकता अधिक है. हमें ह्यूमन बीइंग्स पर बात करना ज़रूरी है. हमने पीछे भी देखा था कि जो अन्य इस प्रकार के जो क्रिटिकल थ्योरीज थी उन्होंने भी ह्यूमन सिक्योरिटी पर बहुत फोकस किया था और वहाँ पर भी हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग्स की बात की गई थी कि उनकी सुरक्षा, उनका यानी माइक्रो स्टडी करने की बात कही गई थी. ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की भी बात नारीवादी उपागम को देने वाले मानते हैं कि ये आईआर के अंदर आना चाहिए. जब हम सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी आना चाहिए, न कि केवल शक्ति. अब पावर का अर्थ क्या है, तो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव क्या कहता है, डोमिनेशन एंड इन्फ्लुएंस. दिस इज द मीनिंग ऑफ पावर. शक्ति का अर्थ है प्रभुत्व की स्थापना करना, प्रभाव की स्थापना करना. जबकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि पावर का मतलब क्या है, कैपेसिटी, क्षमता, एनर्जी, ऊर्जा, पोटेंशियल. किसी राज्य के अंदर जो उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसको जांचना. कलेक्टिव एंडीवर, सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना, कार्य करना. इसी तरीके से परसुएशन और कोएलिशन बिल्डिंग, ये पावर है. पावर का मतलब है कि हम मिलकर काम करने की क्षमता का विकास करें. हम परसुएशन के माध्यम से, युद्ध नहीं, हम लड़ाई से नहीं, बल्कि कैसे काम करें, हम परसुएशन के माध्यम से, साम के माध्यम से. कोएलिशन बिल्डिंग की बात कही गई कि हमको मिलकर गठबंधन करके सहयोग के साथ काम करना. ये पावर है, नॉट डोमिनेशन एंड इन्फ्लुएंस. नाउ वाइल जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव है वो वॉर एंड वायलेंस की बात करता है दूसरी ओर, और वो कहता है कि वॉर एंड वायलेंस कैसा है, जेंडर न्यूट्रल है. कि वॉर एंड वायलेंस जो है वो जेंडर न्यूट्रल होता है, इससे सभी को नुकसान पहुंचता है. लेकिन जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि वॉर क्या है, ये एक मेल टेरेन है और इसको लड़ा ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा जाता है. और मेन जो है वॉर के अंदर जब हम देखते हैं तो मेन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. दे आर प्रोजेक्टेड एज प्रोटेक्टर, डिफेंडर, फाइटर. उनको ऐसा माना जाता है. और वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग विमेन. क्यों, क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, औरतों को होता है. युद्ध जब लड़े जाते हैं तो उसमें ज़मीन के लिए तो होता ही होता है, साथ ही साथ स्त्रियों का वायलेशन भी उसमें हो सकता है. तो विमेन आर टू बी प्रोटेक्टेड. और
युद्ध में उनकी क्या भूमिका होती है, तो जहाँ एक और युद्ध में उनकी रक्षा करनी है तो दूसरी ओर युद्ध में वो क्या काम कर सकती हैं, वो पृष्ठभूमि में रहकर काम कर सकती हैं। वे डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में या ऐसे कामों को कर सकती है, वे युद्ध नहीं लड़ सकती, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आईआर की जब बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चरल वायलेंस को भी प्लेस दिया जाता है, जो घर के अंदर हम देखते हैं, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया गया। सेक्सुअल वायलेंस जो स्त्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है, उनको डोमिनेट करने के लिए, उनको नीचे रखने के लिए, उन्हें दबाने के लिए। देन देयर इज रेशियल अब्यूज, शॉविनिज्म, जहाँ पे मेल केवल इस वजह से, इस दंभ की वजह से कि वो पुरुष हैं, वो स्त्रियों को दबाने का प्रयास करते हैं। और इन सब से क्या होता है कि स्त्रियों का जो लाइफ स्पैन है वो छोटा हो जाता है, न केवल वायलेंस की वजह से बल्कि ड्यू टू हंगर एंड पॉवर्टी विच इज क्रिएटेड जनरेटेड बाय वॉर। युद्ध से महिलाएं ज़्यादा विस्थापित होती हैं। महिलाएं क्योंकि वो पुरुषों के द्वारा ही उनको उनके भोजन का प्रबंध किया जाता था, और जब पुरुष ही नहीं है, युद्ध में मारे गए, ऐसी स्थिति में दे हैव टू फेस सेवरल डिफिकल्टीज लाइक हंगर एंड पॉवर्टी। तो स्त्रियां और बच्चे ये युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब रोल ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि राज्य किस प्रकार का है, जो प्रीडोमिनेंट है, जहाँ राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य ही नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करता है, पावर को बढ़ाता है। लेकिन जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें रोल ऑफ स्टेट को कि राज्य की क्या भूमिका है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी जोर दिया गया है, और ये कहा गया है कि राज्य की जो भूमिका है वो कम होनी चाहिए। रोल ऑफ स्टेट इन सॉल्विंग करंट ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इट शुड बी लिसन्ड। इसके आगे जो फेमिनिस्ट थ्योरी है आईआर की, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें अभी आप ये समझ लें ये बातें कि क्यों फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया गया। फेमिनिस्ट का मानना है कि जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं आईआर में, उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, और इसमें हमने कंपेयर किया फेमिनिस्ट वर्सेस मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव ऑन आईआर, एंड वी डिस्कस्ड कि कैसे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आईआर में यूज़ किए जाते हैं, इंटर स्टेट रिलेशन, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर, वॉर एंड वायलेंस, रोल ऑफ स्टेट, इन सब को मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव यानी यथार्थवाद इत्यादि ने किस प्रकार से देखा, और उससे भिन्न तरीके से जो नारीवादी विचारक हैं उन्होंने देखा। अगली स्लाइड में हम इसके विषय में और बात करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स। वॉच all the videos, and if you like the videos, please press the like button. There is a thumbs up button, please press that to like the videos. Comment too, what do you like in the videos, what more you want, and finally please share the videos with all your friends, family, relatives, acquaintances, WhatsApp groups and networks. Thank you so much. Bye bye.